नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि हमने चैनल क्रिएट ही इसलिए किया है कि जो काम आप विदाउट कंसल्टेंट लगता है आपको कि आप नहीं कर पाएंगे, हम वो काम करना भी आपको सिखा देंगे। दोस्तों देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को बेवजह अपना पैसा कहीं खर्च करना ना पड़े। बड़ी ही मुश्किल से आप लोगों को जो पैसे मिलते हैं ग्रांट्स के रूप में, डोनेशन के रूप में, हम नहीं चाहते कि वो आप लोगों को जो है किसी कंसल्टेंट को किसी भी सर्विस के रूप में आपको पे करना पड़े। जहां तक पॉसिबिलिटीज हो, जब कोई चीज हमारे बस में नहीं रहेगी तो एक बात अलग है। काफी बार ऐसा होता है कि भाई जो है हम सर्विसेज लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम अपना काम खुद कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे इस नए चैनल के माध्यम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, तो इससे हमारा मनोबल कम होगा। और अगर हमारा मनोबल कम होगा तो जाहिर सी बात है फिर हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत नहीं करेंगे। ये सभी वीडियोस बनाने के लिए पूरी टीम को जो है 3 से 4 दिन वर्क एनालाइज करना होता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, उसके बाद ये डाटा टाइप होता है, टाइप होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके साथ एडिटिंग की जाती है, फिर वीडियो रिकॉर्ड होती है। वीडियो में कोई कमी हो जाए, दिक्कत हो जाए तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद जाके कहीं ये जो है आपकी वीडियो जो है पब्लिश होती है। वो 5, 7, 10 मिनट 20 मिनट की, जिसे आप देखकर इंजॉय तो कर लेते हैं कि हाँ भाई 5, 10, 20 मिनट की वीडियो हमने देखी, और गलती ये भी है कि आप उसको स्किप करके देखते हैं। अरे यार, एक 10, 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 3 दिन की मेहनत होती है उसके पीछे। तो क्या आप उसके लिए 10 या 20 मिनट का समय नहीं निकाल सकते? बिना स्किप किए उसको नहीं देख सकते? एटलीस्ट प्लीज इतना करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपको कुछ नई चीजें हमेशा सिखाते रहे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ग्रांट के बारे में। हमने आपको अपने दूसरे चैनल पर जो है एसबीआई ग्रांट की वीडियो बनाकर दी थी कि भाई आपको ऐसे ऐसे आप जो है वीडियो अपनी एसबीआई ग्रांट जो है भर सकते हैं। लेकिन वाकई में उसका जो ग्रांट हमें भरनी है उसमें जाहिर सी बात है एक प्रपोजल भी चाहिए। तो वो प्रपोजल हम लोग कैसे बनाएंगे, आज हम बात करने वाले हैं उसी प्रपोजल के बारे में। चलिए, आज हम बात करते हैं, लेट अस लर्न हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर एसबीआई ग्रांट। एसबीआई ग्रांट के लिए हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखना है, हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और यही स्टेप्स हमें अन्य प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर देने होते हैं। ठीक है? तो सो लेट अस स्टार्ट एंड लर्न हाउ टू राइट इट। Project proposal for SBI grant. Kindly mention the thing. We are discussing about the project proposal for SBI grant only, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट प्रपोजल रहेगा। एसबीआई को जब आप सबमिट करते हैं तो एरा गैरा या कुछ भी लिख के आपको सबमिट नहीं करना। एक जो जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होता है वो आपको बनाकर सबमिट करना है। तो हम सिखाते हैं आपको कि कैसे एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आप जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें उसकी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद हमें सर्च करना है कि एसबीआई फाउंडेशन जो है वो किस किस फोकस एरिया पर जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है। इन चीजों को आपको मेंशन कर लेना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो इनको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं, ये फोकस एरियाज हमने लिख के रख लिए सभी। ठीक है जी, इन किसी एक फोकस एरिया पे हम अपना जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट है हमारा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर हम जो है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल अब तैयार करेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में क्या है, हमें देखना है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या जानकारियां मांगेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या मांगे, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन, फोकस एरिया, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, प्रोजेक्ट लोकेशन, बहुत सारी चीजें मांगे। बजट क्या रहेगा, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या रहेंगे, जो भी चीजें हैं हम इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए फटाफट हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। बजट शीट से मांगे ये, तो हमें बजट शीट भी तैयार करनी है इसके लिए, है ना। तो इन सब चीजों को हमें मेंशन कर ले, हमें क्या क्या मांगा गया, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। चलिए जी, हमने सभी चीजों को नोट डाउन कर लेना। नाउ वी विल नोट डाउन एवरीथिंग पॉइंट वाइज। जैसे कि हमसे पूछा गया था, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, फोकस एरिया क्या रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 क्या है ना, एग्जीक्यूटिव समरी। कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने वीडियो क्रिएट की थी। तो उसके लिए मैं इस कॉलम में नहीं डालूंगा उसको, कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 को, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई स्पेस नहीं होता है।
एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह जो भी हमारे पास पॉइंट्स है, टोटल बजट रिक्वायर्ड क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है, आपका डिटेल बजट शीट वगैरह जो अपलोड करनी है, तो वो सब चीज हम तैयार करके दिखाते हैं आपको फटाफट। चलिए जी बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट राइटिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो लेट अस एज्यूम, चलिए पहले मान लेते हैं कि हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। और वो मान लीजिए किसी भी राज्य, हम एक उड़ीसा राज्य को हम ऑप्ट कर लेते हैं, भाई उड़ीसा राज्य में जो है कोस्टल रीजन पर जो है हमारा एक संस्था है हमारी एबीसी के नाम से, और हमें उसके लिए जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। टॉपिक हमने क्या उठाया, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। चलिए जी बढ़ते हैं, अब हम कैसे इस प्रोजेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल की हेडलाइन। तो हेडलाइन रहेगी हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग हैं, इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन हम हैं, तो हम कैसे हैं, हम क्या है। हम एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम फला 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 वर्क करते हैं एजुकेशन पे, लाइवलीहुड पे, है ना। तो जिस प्रोजेक्ट प्रपोजल को आप तैयार कर रहे हैं संबंधित उसी से बातें आपको वहां पर रख देनी है। आप भले ही दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि भाई हम ऐसे ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं, है ना। ये बैकवर्ड कम्युनिटी वाला एरिया है, हम इस पर्टिकुलर लाइवलीहुड और उस पर एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट डालना है, तो हम उस पर्टिकुलर वर्ड्स को ही मेन स्ट्रीम में हम लेके आएंगे। चलिए जी हेडलाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हेडलाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल हम बना चुके हैं उसके बाद हमें देना है अपना प्रोजेक्ट होल्डर प्रोफाइल, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है, हम अब बात करेंगे उस स्टेट के बारे में, उस रीजन के बारे में। भाई उस क्षेत्र के अंदर ऐसा क्या क्या है ना, हमारा क्षेत्र कितना बड़ा है, वहाँ किस टाइप के लोग हैं, है ना। ये सब चीजें हम रखेंगे अपना, जो जिसे हम कहते हैं ना ज्योग्राफिकल एरिया। तो उस ज्योग्राफिकल एरिया को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। ये चीजें क्या होती हैं, ये आप गूगल से उठा सकते हैं। आपके पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब आपको कोई जानकारी चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, तो आप वहां से उठा सकते हैं। तो हमने वहां से ये जानकारी उठा ली, उड़ीसा के बारे में हमने यहाँ पर ये टाइप कर दिया। हिंदी में अगर हमें कुछ पता है उठा लीजिए, लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, गूगल पे जाइए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको। चलिए जी बैकग्राउंड हम लिख चुके हैं। नाउ वी विल मेंशन द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द प्रपोज टारगेट एरिया। अब मान लीजिए हमारा एक पर्टिकुलर प्रपोज टारगेट एरिया, हम पूरे उड़ीसा में तो काम नहीं कर रहे ना, है ना, पूरे झारखंड में तो काम नहीं कर रहे। हम जिस पर्टिकुलर एरिया में जब हम वर्क करेंगे उस प्रपोज्ड एरिया का, यानी कि जो आपका जिला है, मान लीजिए आपने एक या दो जिले चुने, तो उन जिलों की पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, ये भी आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं। फटाफट उसको उठा लीजिए वहां से, है ना, कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वुमेन्स ऐसी होती है, उनको जो है कोस्टल रीजन पे रहती हैं, फिशिंग उनका जो है मेन जो है वर्क रहता है, तो फिशिंग से ही जो है उनके सारे वर्क्स होते हैं ना। इतने किलोमीटर उनको पैदल जाना होता है फिश वगैरह का, और जो है फिर फ्रेश फिश मार्केट लगाती हैं वो लोग, पढ़ी लिखी होती नहीं, इसके अलावा उन्हें किसी काम की स्किल नहीं होती है। तो हमने ये सारी चीजें उसमें डाल दी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताने में कि वो क्यों हमारे दिमाग में ये सब चीज आई, कि कहाँ हमने उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया। चलिए हम अब प्रॉब्लम हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो जो चीजें हमें पता है वो सारी चीज लिख देते। भाई इतने % लोग जो है इसी काम में इन्वॉल्व हैं, उनके पास ढंग के लाइवलीहुड साधन नहीं है ना, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से ये दिक्कतें हैं, गरीबी की वजह से ये दिक्कतें हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, तरह तरह की बीमारी को शिकार हो रहे हैं लोग स्लम एरियाज में, है ना। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर डाल देनी है। ये डालने के बाद नाउ वी नीड टू मेंशन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमें लिखनी है मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमें कैसे कैसे हम इस चीज को हम ऑब्जर्व किया है हमने। तो हम इस चीज को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लोकल डिस्कशन भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, एमआरआई मेंबर्स भी बनाने पड़ेंगे, है ना, जो वर्कर्स यूनियन है उससे भी हमने बात करनी पड़ेगी, है ना, उनमें से हमें जो बेनिफिशियरी उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने वहां पर क्या क्या चीज ऑब्जर्व करी, भाई लोगों में जो है स्किल्स की ट्रेनिंग की कमी है ना, जो एडल्ट एंड गर्ल्स हैं उनके अंदर जो है स्किल्स की कमी है, नॉलेज 10वीं से ऊपर वो पढ़ाई नहीं कर पाए। ये तो पूरे देश की समस्या एक जैसी है, बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर आगे उनको ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी शब्द आपके पास पता हो आपको, है ना, कि भाई हम उनको इस टाइप के जो है काम दे सकते हैं, हम उनको वेल्डिंग, ड्राइविंग, मोबाइल रिपेयरिंग ये सब सिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये चीजों की जो है डिमांड भी अच्छी है, लेकिन सप्लाई मीट नहीं हो पा रही है। हम ये काम उनको सिखा के हम अच्छा जो है यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज कर सकते हैं इंडिया की जो है हम देश को आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकते हैं। तो जो जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने वहां से नोट करी, ठीक है, उनको हमें जो यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने उठा लिया मान लीजिए, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल जो है कमियां हैं उनके पास, मार्केट लिंकेज की कमियां हैं, है ना, उनको जो है ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके अलावा किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है ना।
तो पर्टिकुलर उसी काम पर डिपेंड रहती हैं। उसको अगर हम ढंग की नॉलेज दे दें, उनकी वेंडिंग ढंग से करवा दें, हम लोकल मार्केट में उनके जो है डेली बेसिस पर हम उनकी कोई वेंडर सेट करवा दें उनके उसके लिए, तो उनकी खपत अच्छी हो जाएगी, है ना, उनका काम अच्छा चलेगा। तो ये सब चीजें हमें डाल देनी है भाई। अवेयरनेस की दिक्कत है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है ना, गवर्नमेंट की वहां तक स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, बहुत सारी स्कीम होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉपी करने के लिए हम हालांकि आपको बताते हैं कि भाई कॉपी करने के लिए जो है आप कॉपी कर लिया कीजिए हर एक डाटा को स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन कॉपी करने के लिए देखिए नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं कि आप ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां डाल दें, आपका पता लगे दिल्ली का राज्य और दिल्ली में जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम नहीं चल रही है, पीडीएस नहीं चल रही है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो वहां वर्क कर रही है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यहाँ वर्क नहीं कर रही। हमारी जैसे दिल्ली हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना है। तो ऐसी योजनाओं का नाम डालना है कि जो वहां चल रही हो, सब चीजें ऐसी कैसी कॉपी मत किया कीजिए, इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो नकल भी जो है अकल से की जाती है, थोड़ा सा अकल को यूज कीजिए, ठीक है। सब कुछ एकदम हमें उठाकर नहीं डालना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे ही मैं आपको बता रहा था, मेरे एक जो सज्जन हैं हमारे, बहुत अच्छे वेल विशर हैं, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि सर ग्रुप में कोई एनजीओ है जो नई नई अभी कंसल्टेंसी के रूप में उभरी है, और उसने काफी सारी संस्थाओं के जो है प्रोजेक्ट डाल दिए हैं, उसके क्या नाम है रोड सेफ्टी वाले, और उसमें जो है प्रोजेक्ट बजट ही 15-20 लाख रुपए का लगा दिया। अरे यार भैया मेरे, कम से कम प्रोजेक्ट गाइडलाइन तो पढ़ लिया करो। अपने को कम नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं कि यार हम दूसरों का काम भी खराब कर दे, अपनी नॉलेज को दुरुस्त कीजिए, ठीक है। और मैं उन संस्थाओं की सबसे बड़ी गलती मानता हूं जिन्होंने इस चीज को नोट डाउन नहीं किया। अरे भैया जब 5 लाख का प्रोजेक्ट है आपका रोड सेफ्टी एडवोकेसी का, तो आप 15 लाख का फाइल करवा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं आप कंसल्टेंट को, क्यों अपना पैसा बेकार कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग गलती यहाँ करते हैं ना, आप यहाँ स्किप कर जाते हैं, आप इस वीडियोस को, इन जानकारियों को पूरा नहीं देखते। अगर इन जानकारियों को आप देख और सुन ले एक या दो बार, तो इतनी नॉलेज तो आपको हो जाएगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट से अपनी प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवा भी रहे हैं, बनवा के लाए भी हैं, तो एटलीस्ट आप उसमें अपनी गलतियां पकड़ सकते हैं उसकी, कि भैया आपने ये चीज यहाँ पर कम छोड़ दी, यहाँ पर ये चीज आपने गलत डाल दी है ना। तो ये सब चीजें जरूरी हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये सब चीजें जो है ना खुद देखना भी आना चाहिए, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाता है। हमने पहले भी एक वीडियो दी है आपको, तो एटलीस्ट वहां से देखिए, कुछ सीखिए। चलिए, हमने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिजाइन के बारे में लिखेंगे। भाई एकदम हमारे माइंड में ये आइडिया क्यों आया, भाई कैसे आया? भाई जैसे हम लोग वहां गए, हमारी संस्था जो है एबीसी जो हमारी संस्था है, हम लोग विलेज में पहुंचे, लोगों से जब मीट किया है ना, फील्ड विजिट के दौरान हमें लोगों की समस्याएं पता लगी, उनको हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है ना, उनको प्रॉब्लम को जो है हमने जो है ट्री मेकिंग की उसकी, है ना, कि कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं, कहाँ जड़ है इस चीज की, है ना, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इन सब चीजों पर वर्क किया। तो ये सब चीजें लिखना जरूरी होती है, प्रोजेक्ट डिजाइन क्यों होता है ना। तो नाउ वी हैव टू राइट अबाउट आवर गोल्स। अब हमारा टारगेट हमें लिखना है कि अब हमें करना क्या है। ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट गोल इतना ज्यादा भी मत बता दीजिए, इतना हार्ड भी मत बता दीजिए कि वो देखने में ही लगे कि इम्पॉसिबल है। मैंने देखा बहुत सारी संस्थाओं को अपना प्रोजेक्ट लगा देते हैं कि सर हम जो है 10 करोड़ पेड़ों का जो है प्लांटेशन करेंगे, हमारा एक जो है प्रोजेक्ट आप सबमिट करवा दीजिए प्लांटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जब प्रोजेक्ट प्रोफाइल पढ़ता हूँ तो वहां लिख दिया जी 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे अब तो। अरे भैया यार ऐसी चीजें मत लिखो जो पहले ही इम्पॉसिबल दिखाई दें। फंडर आपको फंड नहीं करेगा, ठीक है, वो कहेगा भैया हवा में तीर हाँक रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है, वो आपको फंड नहीं देगा। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप जो है कम से कम बजट दें, है ना। जो भी आपके गोल्स हो बहुत ही नॉर्मल होने चाहिए, कि हाँ लगे कि भाई हाँ ये सारे चीज पूरी की जा सकती है। जैसे हमने यहाँ डाल दिया कि भाई हम लगभग 250 महिलाओं को, या जो अडल्ट पुअर गर्ल्स हैं, हम उनको स्किल ट्रेनिंग करेंगे और उनको जो है रिमोट एरियाज में जो है वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग के साथ जो उनको स्टेब्लिश कर देंगे अपने अपने जो है फील्ड में, किसी को जॉब दिलवा देंगे, किसी का रोजगार खुलवा देंगे, किसी को जो है बैंक लिंकेज के साथ खुद का व्यवसाय खुलवा देंगे छोटा मोटा। तो छोटे छोटे टारगेट डालिए, बड़े लंबे छोटे टारगेट मत डालिए, हवा में बातें मत कीजिए कभी भी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब प्रोजेक्ट का लॉग फ्रेम हम बना सकते हैं। लॉग फ्रेम में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके लिए इंडिकेटर क्या है, उसके सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या रहेंगे। अब मान लीजिए हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है एडल्ट एंड गर्ल की, यूथ की, है ना, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से। तो इसके इंडिकेटर क्या है कि भाई 250 ट्रेनीज जो है हम स्पेशली जो है पुअर फैमिली से हम जो है इनको उठाएंगे और इनको इस फाइनेंशियल ईयर में हम जो है इनकी स्किल्स बढ़ा देंगे। अब इसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा,
भाई आपने किसी जो है टारगेट बेनिफिशियरी को ऑप्ट किया हुआ कि भाई हम इतने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले हैं, ठीक है, तो उसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा भाई? या आपके एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी उसकी, है ना, या फिर आप जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल रिपोर्ट जो जमा करते हैं वही तो आपका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। वहां से वेरीफाई हो जाएगा भाई आपने क्या वर्क किया है ना। 3 महीने वाली जो आपकी रिपोर्ट है उसमें 250 लोग थोड़े मिलेंगे, उसमें कम मिलेंगे। हाफ ईयरली वाली होगी उसमें उसमें लगभग आधा काम आप कर चुके होंगे, है ना। एनुअल रिपोर्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन डालना जरूरी होता है कि आपको कोई वेरीफाई कर पाए तुरंत। पर्पज 1 हमने डाल दिया कि भाई इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट यूथ एडोलसेंट गर्ल्स वुमेन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल ट्रेनिंग। तो हमने क्या करा, 100% बेनिफिशियरीज को हम ट्रेंड कर देंगे वेरियस स्किल्ड और ट्रेड्स के माध्यम से, है ना। 50% को हम डिफरेंट कंपनीज में हम जॉब दिलवा देंगे। 50% को हम जो है माइक्रो एंटरप्राइज जो है खुलवा देंगे, छोटे छोटे मतलब उद्योग खुलवा देंगे, है ना, जिससे कि अपनी वो 30% इनकम बढ़ा सके। और 79% माइग्रेशन जो है हम कंट्रोल कर पाएंगे बेनिफिशियरीज का, है ना। तो इसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा भाई? ट्रेनिंग रिपोर्ट जनरेट होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग रिपोर्ट जनरेट होगी ना। आपने अगर किसी ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग जब हम दे रहे हैं तो सारे काम हमें खुद नहीं करने होते, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट में हम गलती क्या करते हैं, हम किसी को अपना जो है पार्टनर शो नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सारे काम खुद नहीं करने। अब मान लीजिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी है किसी प्रकार की स्किल ट्रेनिंग, तो हम उसके लिए पार्टनर अरेंज कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग पार्टनर का हमारा जो एग्रीमेंट है वो उसका वेरिफिकेशन सोर्स है ना। जो हमने उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम इन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे तो हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है कि वाकई में संस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही, है ना। हमारी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, हमने जिन जिन लोगों को प्लेसमेंट दी है तो उनका हमारे पास कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कॉल लेटर वगैरह कुछ भी तो हमें मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारा सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। एसएचजी रिपोर्ट है, ठीक है। एसएचजी जब हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम कॉर्पोरेटिव रजिस्ट्रेशन देंगे, उनको बैंक से लिंकेज कराएंगे, तो उसकी जो हमें स्टेटमेंट मिलेगी वो हमारा जो है सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन होगा। मंथली और क्वार्टरली जो हम रिपोर्ट भेजते हैं वो तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, है ना। तो ये सब सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन डालना जरूरी होता है कि भाई आपके काम का सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या रहेगा, आपके काम को कैसे फंडर मान ले कि भाई हाँ आप ये काम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, है ना। अब मान लीजिए हम दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, भाई ड्रॉप आउट जो एडोलसेंट गर्ल्स है, जो बच्चियां हैं जो आगे स्कूल नहीं पढ़ पाती, 10वीं के बाद छोड़ गई है ना, तो अनएम्प्लॉयड हैं वो या गरीबी में जी रही हैं, तो उनकी हमें वेरियस स्किल्स ट्रेनिंग के माध्यम से, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी जो है स्किल्स बढ़ा दी है। तो इसमें हमने टारगेट डाल दिया, इंडिकेटर डाल दिया, भाई 60 एडोलसेंट गर्ल्स को जो है हम टेलरिंग की ट्रेनिंग देंगे, है ना, यानी कि सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दे देंगे, है ना। कुछ को हम जो है यूथ को हम 40 यूथ को हम जो है मोबाइल और लैपटॉप के जो है ट्रेनिंग दे देंगे रिपेयरिंग की, है ना। कुछ को हम इलेक्ट्रिकल की सिखा देंगे, भाई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैसे ठीक किए जाते हैं, 20 बंदों को हमने ये सिखा दिया, है ना। भाई देखिए हमने वहाँ टारगेट एरिया कितना दिया था, 250 लोगों का। तो हमें यहाँ इंडिकेटर्स में कंप्लीट भी करना है ना, 250 लोगों को हमने कितने कितने लोगों को क्या क्या देने वाले हैं। 30 लोगों को हमने जो है ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिलवा दी, 30 लोगों को, 50 महिलाओं को हमने जो एसएसजी वाली महिलाएं हैं उनको हमने अचार पापड़ के उद्योग लगवा दी, है ना, उनकी ट्रेनिंग दे दी, वो लोग अचार पापड़ बनाया करेंगे। 50 महिलाओं का ग्रुप जो है उसको हमने उठाकर जो है सैनिटरी पैड वगैरह की जो है ट्रेनिंग दिलवा दी, वो सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग में अपना वर्क करेंगे। तो अब इसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा? एक तो ट्रेनिंग एप्लीकेशन, भाई आपने जाहिर सी बात है ट्रेनिंग करवाई होगी, ट्रेनिंग के लिए उनको रजिस्ट्रेशन भी आप करेंगे उनका, वो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी तो उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, वो उसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है ना। ट्रेनिंग रिपोर्ट जो जनरेट होंगी हमारे पास, है ना, कि ट्रेनिंग चली उसमें किस किस की हाजिरी लगी है, तो जो ट्रेनिंग रिपोर्ट होती है वो हमारा जो है सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। यानी कि फंडर को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही ना हो। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ लिख के दे दिया जी आपको, तो नहीं, कभी भी आए कभी भी चेक कर ले, है ना, हमारा मंथली प्रोग्रेस रजिस्टर उठा के देख ले, तो वहां से हमारा सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए जब तक आप अपने फंडर को एश्योर नहीं करेंगे कि आपके साथ वो वर्क करके बिल्कुल सिक्योर है, उसका अमाउंट कहीं भी गलत खर्च नहीं होगा, है ना, तब तक वो आपको फंडिंग नहीं करेगा। तो ये सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन या इंडिकेटर डालना इसलिए जरूरी होता है। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट में क्या किया, हमने भाई इंडस्ट्रीज के साथ हमें जो है रिलेशन भी बनाना है मार्केट में, भाई रिलेशन तो बनाएंगे ना आप, जो प्रोडक्ट आपने वहां तैयार कर लिया उसको बिकवाएंगे भी तो कहीं, है ना। जो प्रोडक्ट आपने तैयार करवाना है उसके रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से लोन भी उठाना पड़ेगा, मार्केटिंग भी देखनी पड़ेगी, है ना। जिन बच्चों को जॉब दिलवाना है उन बच्चों के लिए हमें प्लेसमेंट एजेंसी भी देखनी पड़ेगी, किसी प्रकार की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या होगा भाई, 30% हम जो है गरीब यूथ को हम जो है कंपनी में जॉब दिलवा देंगे, 30% को हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बना देंगे, और रहे बचे 40% को हम जो है खुद के जो है छोटे छोटे उद्योग खुलवा देंगे, माइक्रो एंटरप्राइज खुलवा देंगे, है ना, बिजनेस लगवा देंगे। अब इसके सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या हुए? सबसे पहली चीज
प्रोजेक्ट आपकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है आपकी, भाई इतने लोगों को जब आप कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट बनेगी आपकी, उसकी मंथली रिपोर्ट बनेगी, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट बनेगी। आपने अगर एसएचजी को जो है रॉ मटेरियल के लिए अगर लोन दिलवाया तो उसकी लोन की रिपोर्ट होगी, एसएचजी लोन और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी आपकी, है ना। एसएचजी लोन का एग्रीमेंट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी पासबुक होगी। तो ये बहुत सारे सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। जब तक आप पॉइंट ऑफ व्यू अपने इंडिकेट नहीं करेंगे, डोनर्स को बिल्कुल एश्योर नहीं करेंगे, भाई आप किसी भी मौके पर कभी भी आकर हमें चेक कर सकते, कोई भी चीज हमारी एक मंगा लीजिएगा, वहां से आपको पता लगेगा भाई हमारी संस्था कहाँ तक क्या कर चुकी है, आपके पैसों का कहाँ तक यूटिलाइज कर चुकी है और वो यूटिलाइजेशन सही हुआ है या नहीं हुआ। अब मान लीजिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है एसएचजी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है हमारी संस्था जो है इस काम के लिए है, ऑथराइज है। हम जो भी जिस भी एक्ट में आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 एक्ट, है ना, ऑथराइज फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हेल्प टू कम्युनिटी पीपल्स। अब उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास हमारे मेमोरेंडम में ये चीज लिखी होनी चाहिए, हमारे बायोलॉज में ये चीज लिखी होनी चाहिए, है ना, हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे इस चीज के लिए प्रूफ्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक शानदार जब बनाते हैं ना, एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारी चीज डालना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे भाई हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं, ये तो हमने बता दिया हम ऐसा ऐसा करेंगे, है ना, उसके लिए ये वेरिफिकेशन सोर्स है, लेकिन करेंगे क्या क्या। अब भाई हमने फटाफट यहाँ बता दिया कि भाई हम सबसे पहले तो है एक प्रोजेक्ट टीम बनाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि भाई जाहिर सी बात है हमें बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट टीम, है ना, तो ट्रेनिंग जो है ओरिएंटेशन किया जाएगा प्रोजेक्ट टीम के द्वारा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम एंड पेडागोजी, तो वो सब चीजें हमें डेवलप करनी है कि कैसे कब हमें इनकी ट्रेनिंग करनी है, कब किनको जो है क्या करवाना है ना। कंडक्टिंग कम्युनिटी असेसमेंट, ठीक है, टू सेलेक्ट सेल्फ बेनिफिशरीज को सिलेक्ट करने के लिए जो है ट्रेनिंग सेशन देना पड़ेगा आपको, है ना। कम्युनिटी असेसमेंट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। जो भी आपके पास बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हुआ उनके लिए आपको जो है लोकल ट्रेनिंग पार्टनर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो है आपने मोबाइल लैपटॉप की ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है, आपको जो है इलेक्ट्रिकल्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है। आपने जो जो आइटम दिए थे वो सारे आइटम तो आप कंप्लीट करवाएंगे, है ना। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग करवा ली भैया, फोर व्हीलर भी आप ड्राइव करना सिखा देंगे, कुछ लोगों को आप ड्राइवर बना देंगे, कुछ लोगों को आप स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से जो है अचार पापड़ का उद्योग लगवा देंगे, उनको वो अचार पापड़ सिखाना आपको, है ना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का यानी कि सैनिटरी पैड बनाने का भी आपको जो है एसएचजी मेंबर को आपको जो है ट्रेनिंग देनी है। लिंकेज करना है उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, वेंडर्स के साथ, मार्केटिंग एजेंसीज के साथ, है ना। जो जो ट्रेनीज हैं उनको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लेस भी करना है आपको। माइक्रो एंटरप्राइज भी खुलवानी है, छोटी छोटी जो है उद्योग भी खुलवाने हैं उनके आपको, है ना। फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप बना रहे तो उसका एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए होगा। सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव ग्रुप्स के जो है मार्केटिंग, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपको जो है लिंकेज बनाने पड़ेंगे, है ना। जो भी आपके जितने भी देखिए एक्सटर्नल कंसल्टेंट की भी हेल्प जरूरत पड़ेगी आपको, भाई जो भी आप इम्पैक्ट आ रहा है उसका, जो भी आप वर्क करें उसके इम्पैक्ट के लिए आपको जो है एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी चाहिए, है ना। मंथली प्रोग्रेस जो है वो भी आपको बनानी है, टाइमली जो है डोनर को आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी, तो ये सारे वर्क जो है हमें उसमें दिखा देने। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, रिस्क और एजम्पशंस की। देखिए ऐसा नहीं कि जो हमने सब कुछ सोच लिया वो सब कुछ पूरा ही हो जाएगा, बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं। भाई हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको जो है फाइनेंस दिया, मान लीजिए आप महिलाओं को उद्योग लगवाने वाले हैं, उस उद्योग के लिए हमें जिस लोन की जरूरत थी क्या पता बैंक से लोन नहीं दिया तो, है ना। कोई जो है डायजेस्टर हो जाए, किसी प्रकार की कोई आपदा हो जाए, है ना, उसकी वजह से आपका काम रुक सकता है। आपने सोचा था अचार पापड़ बनवाएंगे जी, लेकिन बारिश इतनी हो रही है आप बाहर नहीं निकल पा रहे, है ना। आपने ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए कहा था, लेकिन जो है नदी का बांध टूट गया, जो है गांव वाले को जो है आपका कनेक्टिविटी खत्म हो गई, वो आ ही नहीं पा रहे इस पार, किसको ट्रेनिंग देंगे आप। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क एजम्पशंस भी होते हैं, उसके बारे में भी जो है उसको बताना चाहिए डोनर को हमेशा, जिससे कि डोनर जब आपको फाइनेंस करे तो वो इस चीज का मन बना चुके। अगर आपका किसी कारणवश जो है काम 1-2 महीने लेट हो जाए तो डोनर के मन में ये नहीं जाना चाहिए कि आपने उसको ठग लिया है, आपने डोनेशन तो ले लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर रिस्क एजम्पशन डालना भी जरूरी होता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट कब तक करेगी, वो कब तक नहीं करेगी। बैंक से आपने लोन लिया है एसएचजी चलाने के लिए, वो क्या पता कब तक लगातार आपको लोन देना दे। हो सकता है लोन देने के बाद महिला उनमें से कोई डिफॉल्ट कर जाए, उसकी वजह से आगे से लोन आपको मिलना बंद हो जाए उस ग्रुप एसएचजी को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन चीज को हमें डिस्क्राइब करना होता है। डोनर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आउटकम्स। अब हमने ये जितने भी काम करे हैं इनसे हमारे आउटकम्स क्या क्या हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम इतनी महिलाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे देंगे, है ना। इतनी लड़कियों को हम टेलरिंग सिखा देंगे, इतनी लड़कियों को हम जो है मोबाइल रिपेयरिंग सिखा चुके होंगे, है ना।
और डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में जॉब दिलवा चुके होंगे, है ना। इतने लोगों को हम जो है वेल्डिंग सिखा देंगे, इतने लोगों को हम जो है ड्राइविंग सिखा देंगे, और इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में इतने रुपए इतने महीने पे हम जो है तनख्वाह दिलवा देंगे, है ना। इतने लोगों को हम जो है इलेक्ट्रिकल चीज सिखा देंगे। तो ये सब चीजें जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं कि भाई जो जो आउटकम्स आपको लग रहा है, इतने लोगों को हम जो है तो अचार वगैरह ये सब चीजें, फिश पैकिंग सिखा देंगे, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम करंट जो है मंथली इनकम की जनरेट करवा देंगे इतनी, है ना। हम इतनी महिलाओं को जो है ये सब चीजें सिखा देंगे, इतनी महिलाओं को हम जो है लोन वगैरह दिलवा देंगे, नाबार्ड से जोड़ देंगे, बैंक से लिंक करवा देंगे, है ना। इतने लोगों को हम जो है इंडस्ट्री और कंपनी में प्लेस कर देंगे, इतने लोगों को जो है इनकम जनरेट हो जाएगी, इतने लोगों को घर बच जाएंगे, इतने लोगों को जो है परिवार अच्छे से चलेगा, उनकी जो है आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, है ना। एक ट्रेनिंग सेंटर चालू हो जाएगा आपका, एक जो है सिलाई मशीन का सेंटर चालू हो जाएगा, उसके माध्यम से इतने सारे काम शुरू हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो भी इम्प्लीमेंट आपको लगता है कि जो जो उससे हो सकता है, वो सब चीजें आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। उसको उठा के और गूगल से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए हम बात करने वाले हैं टारगेट बेनिफिशियरी। भाई अब इस काम के लिए आपने टारगेट बेनिफिशियरी भी तो चुना होगा ना, है ना। हमने लगभग जो है 250 महिलाएं चुन रखी हैं, 250 लोग चुन रखे हैं, जो कि जो है कोस्टल रीजन से हैं, यानी कि जो कोस्टल रीजन क्या कहते हैं, तटस्थ एरिया, यानी कि जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है ना। तो हमने उसमें से जो है बेनिफिशियरी हमारे कौन होंगे, शेड्यूल कास्ट वाले होंगे, या ओबीसी वाले होंगे, या बीपीएल वाले होंगे, है ना। तो वो सब चीजें हमें डालनी होती है भाई, टारगेट बेनिफिशियरी आपने किसको ऑप्ट किया है। हम सभी को थोड़े बेनिफिट पहुंचा सकेंगे, कुछ ना कुछ तो टारगेट एरिया डालना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत तो सबको है, बहुत मिलेंगे आपको जरूरत वाले, लेकिन एक टारगेट डालना पड़ता है कि भाई आप इन 250 लोगों का जो सिलेक्शन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, उसमें प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं। जी हम प्रायोरिटी जो है शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, हम बीपीएल वालों को दे रहे हैं, हम ओबीसी कास्ट वालों को दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा, आजकल जो नए नियम है सीएसआर के, उसके हिसाब से कोशिश कीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है पूरे 1 साल के लिए हो। तो फाइनेंशियल ईयर का आप जो है उसमें हमेशा ड्यूरेशन डालिए आपका, ठीक है। कई बार क्या है, फंडिंग एजेंसी आपसे जो है माइलस्टोन भी मांग लेती है। माइलस्टोन का मतलब कि भाई आप कब कौन सा काम कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग कौन से महीने में हो जाएगी, जी जुलाई में हम ट्रेनिंग करवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू करवाएंगे, जी हम अगस्त और सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। उसके बाद जी आप मार्केटिंग कब करवाएंगे, साथ साथ हमारी मार्केटिंग चलती रहेगी। ये आपकी बाकी की ट्रेनिंग जो है वो बोले जी लगातार हम हर महीने जो है एक एक स्किल ट्रेनिंग हम हर महीने कैंप दिया करेंगे। तो जो भी है माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है कि किस महीने आप कौन सा काम करेंगे, या कौन से महीने में। जरूरी नहीं होता उसमें महीने का नाम डालना हो, पहली तिमाही में हम ये काम करेंगे, है ना, दूसरी तिमाही में हम ये काम करेंगे, तीसरी तिमाही में हम ये काम करेंगे। तो इस टाइप से भी आप उसको डाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर डेट आप डिसाइड कर दे बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कई बार हम जो है वेबिनार या सेमिनार का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो वहां हमें पता है भाई हम खेल कूद से संबंधित प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें अब मान लीजिए कोई माइलस्टोन देना, हम 14 नवंबर देंगे, है ना, चिल्ड्रंस डे, उस दिन भाई गेम करवा देंगे बच्चों का। तो जो भी है वट एवर, कहने का मतलब कि माइलस्टोन की जरूरत पड़ती है, माइलस्टोन भी आप डाल सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। भाई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी, है ना। 3 फेज में काम होगा। पहले फेज में जो है कोर टीम और जो है ट्रेनिंग वगैरह के जो फॉर्मेशन है वो सब चलेगा, है ना, आइडेंटिफाई होंगे बेनिफिशियरी वगैरह। सेकंड फेज में जो है उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना। थर्ड फेज में जो है उनकी प्लेसमेंट और बाकी के काम हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो है स्ट्रेटजीज डालनी होती है कि भाई कितने मोड में, कितने जो है स्टेप में ये काम आपका जो है कंप्लीट होगा। अब हम जो है इसके ऊपर एक टेबल भी जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टेलरिंग का जो है दिया है, महिलाओं को जो है 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे हम। कौन कंडक्ट करेगा, भाई कंपनी कंडक्ट करेगी, हमारी जो संस्था है एबीसी वो कंडक्ट करेगी, है ना। पीपल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा वो आपने डाल दिया। मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग, देखिए सब चीजें खुद नहीं करनी है हमें। 3 महीने का कोर्स रहेगा जी, अनएम्प्लॉयड यूथ को कराएंगे, लेकिन कौन कराएगा, आपकी पार्टनर ट्रेनिंग एजेंसी। इससे क्या लगता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं है जिम्मेवार जो इस पैसे को ले रहा है। अकेले व्यक्ति का क्या भरोसा, अगर आप उसमें 2 या 3 पार्टनर हैं, 2 या 3 लोग जिम्मेवार हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां उसको ये विश्वास रहेगा डोनर को कि यार ये 2-3 लोग हैं जिम्मेवार। अगर एक व्यक्ति फेल हो जाए जिम्मेवारी, तो दूसरा व्यक्ति उसको कवर अप करवा सकता है ना। तो ट्रेनिंग पार्टनर और ये सब चीजें जो है, या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो है, वो साथ में डालना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एजेंसी, किसी भी संस्था को साथ में ले लीजिए कि भाई हमारे साथ ये फलानी संस्था और मिलकर काम करेगी, डाल दीजिए उसका भी नाम, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमारी आदत है ना कि हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं सिर्फ। हमारे पास अगर प्रोजेक्ट की जानकारी हम किसी को शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए आप कोशिश देखिएगा, चेक कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर नहीं मिलते। क्यों, हमें तो जानकारी मिल गई, हम किसी और को क्यों दे। ऐसा मत कीजिए। बांटने से हर एक चीज बढ़ती है, चाहे वो फंड्स हो, चाहे ज्ञान हो, है ना, चाहे काम हो। आप बांटेंगे तो जरूर बढ़ेगा। चलिए जी, सॉरी, इस टाइप से जो हम अपनी टेबल ऐड कर सकते हैं। अब हम
क्या करेंगे, स्टाफ की डिटेल डालेंगे। भाई हमारे प्रोजेक्ट में हमारा स्टाफ भी तो लगेगा ना, कौन सा स्टाफ चाहिए हमें, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, अकाउंट्स के लिए हमें एडमिन के लिए बंदा चाहिए, हमें जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर चाहिए, यानी कि जो ग्रुप वगैरह संभालते हैं ना, ट्रेनर भी चाहिए हमें, है ना, सर्वेयर भी चाहिए मार्केटिंग के लिए, है ना, उनका स्टेटस डालना है, ठीक है भाई, ये फुल टाइम रहेंगे, ये पार्ट टाइम रहेंगे, है ना, सैलरी जो भी हम उनकी एक्सपेक्टेड मानते हैं वो डालनी है। और क्वालिफिकेशन की बात रही तो ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके स्टाफ हो वो मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस होने चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएट हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनको पहले से हो, तो वो चीज आपको वहां पर जरूर ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि उठा के आपने लिख दिया 10वीं पास है जी 12वीं पास है, नहीं, तो ऐसे में गलत लगता है कि हमारा भाई जो मेन स्टाफ है वही 10वीं 12वीं पास तो फिर कैसे प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आपका स्टाफ हो वो कंप्लीट ग्रेजुएट किए, वो अंडर ग्रेजुएट भी हम कई बार डाल देते हैं, वो भी गलत होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट आप जो है वॉलंटियर्स में डाल सकते हैं लेकिन स्टाफ में नहीं। तो ग्रेजुएट एक्सपीरियंस आपको वहाँ डालना है, जिसका जो जो प्रोफाइल है भाई, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अकाउंट एडमिन है उसकी जो है एडमिन और फाइनेंस फंक्शन की जिम्मेवारी रहेगी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और मोबिलाइजेशन रहेगा पूरे प्रोजेक्ट का, है ना, ट्रेनर का काम रहेगा ट्रेनिंग का और हेल्पिंग का, है ना, सर्वे और मार्केटिंग एजेंट का काम रहेगा मार्केटिंग और सर्वे वर्क का। तो बस यही चीजें हैं, जो काम जिसका है उसको डिफाइन कर दिया हमने आपको, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो संस्था है वो एक जो है टीम बना देगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा उसमें, ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहेगा, स्टाफ रहेगा लोकल एनजीओ का और 2 मेंबर और रहेंगे कम्युनिटी से। हमने इसकी जो है टीम बना दी, वो टीम क्या करेगी अब, ठीक है, वो टीम जो है इवैल्यूएशन कैसे करेगी उसका, ठीक है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी हमने बनाई है वो उसके सारे इफेक्ट्स देखेगी, हर 6 महीने में जो है उसको 3 महीने में 6 महीने में उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करेगी, उनके ऊपर डिस्कशन रहेगा, है ना, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको वैल्यूएशन होगा उसका, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी, है ना, कहाँ क्या कमी पड़ रही है, कहाँ से उसकी कहाँ पर गति धीमी पड़ रही है, कहाँ हम ज्यादा तेज चले गए, जो भी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डाल देनी होती है। बड़ा ही इजी होता है पार्ट, सब चीजें बहुत इजी होती हैं। अब बात करते हैं बजट शीट की, सबसे मेन पार्ट होता है बजट शीट। अब बजट शीट में हम लोग क्या करते हैं सॉरी, कई बार मैंने बहुत सारी संस्थाओं को देखा वो डायरेक्टली एक शीट में ही सारा बजट डाल देती है कि ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, नहीं, ध्यान रखिएगा आपके 2-3 पैराग्राफ में ये खर्चे बनते हैं। जैसे मैंने पार्ट ए बनाया इसमें प्रोग्राम कॉस्ट, अब इसमें प्रोग्राम कॉस्ट क्या क्या हो गई भाई, जैसी बात है जब हम सर्वे करेंगे तो उसका भी कॉस्ट लगेगी बेनिफिशियरी का, है ना, हमने जो है टेलरिंग सेंटर खोला उसका भी खर्चा लगेगा, हमने जो है ट्रेनिंग डिटेलिंग के लिए उसका खर्चा अलग रहेगा, हमने जो ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग दी उसका खर्चा अलग है, हमने जो इलेक्ट्रिकल्स के लिए ट्रेनिंग दी उसका खर्चा अलग है, हमने जो मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग दी उसका खर्चा अलग है, हमने जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ट्रेनिंग दी उसका खर्चा अलग है, हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो ट्रेनिंग दी उसका खर्चा अलग है ना, हमने जो प्लेसमेंट दी उसमें भी कहीं ना कहीं खर्चा लगेगा बच्चों का, है ना, हमारा खर्चा लगेगा भाई, बच्चों का हम प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो, है ना, जब बैंकों से हम लिंकेज करवा रहे हैं तो वहां भी हमारा कुछ भी खर्चा लगेगा। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, कितनी क्वांटिटी हमें कंप्लीट करनी है उसमें, है ना, और उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई। मान लीजिए अब टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पर 100 रुपए। अब इसमें होता है भाई आपका एनजीओ का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, आपके अन्य जो फंडिंग सोर्स है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और फंडिंग एजेंसी से आप क्या चाहते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, फंडिंग कंट्रीब्यूशन आप 5 से 10% तो रखना होता है आपको, मिनिमम 5 से 10% एनजीओ की तरफ से, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर 5% एनजीओ दे रही है, 5% लोगों से हमने कंट्रीब्यूशन लिया, ठीक है, 90% हमने फंडिंग एजेंसी से ले लिया। हो सकता है हमें 5-5 करके जो है 7-3 भी दिखाना पड़े, भाई 7 संस्था लगा रही है, 3 हम लोगों से ले रहे हैं, है ना, 6 संस्था लगा रही है, 4 हम लोगों से ले रहे हैं, 9 संस्था लगा रही है, 1 हमें कहीं और से मिल रहा है लेकिन 90 हमें आपसे ही चाहिए, है ना, 10 हम लगा रहे हैं, 10 हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे सर, 20 हमें आपसे चाहिए, 80 हमें आपसे चाहिए, है ना, 15 हम लगा रहे हैं, 10 कहीं और से भी मिल रहा है, 75 हमें आपसे चाहिए। तो जिस हिसाब से जो फंडिंग एजेंसी हमें डोनेट कर सकती है उसके प्रोफाइल देखना पड़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है डाटा डालना होता है कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा और आपको अदर सोर्सेज में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, और फंडिंग एजेंसी से हमें बचा हुआ जो है मटेरियल उससे लेना होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी क्या होता है, पर्सनल कॉस्ट, यानी कि जो हमारे स्टाफ सैलरीज वगैरह जो होती है ना, ये सब चीजें। अब जाहिर सी बात है हमें देखिए यहाँ पर हमने एक स्टाफ जो डिटेल हमें पीछे डाली थी उसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, अकाउंट एडमिन असिस्टेंट था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे, ट्रेनर थे, सर्वेयर था, है ना, अदर हेल्पर नहीं था उसमें। तो अदर हेल्पर की जरूरत पड़ सकती है हमें, जाहिर सी बात है, सामान इधर उधर ले जाना हुआ तो हेल्पर की जरूरत पड़ सकती है। एक हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें जोड़ दिया नया। वो क्यों जोड़ा है भाई, जाहिर सी बात है हम संस्था चला रहे हैं, हम बेसिक डायरेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने समय का 25% तो देंगे ना इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। तो उस 25% जो हम समय दे रहे हैं उसके लिए हम अपनी भी तो कुछ सैलरी जोड़ेंगे, यही तो है हमारी बचत, और क्या है ना।
तो ये इस टाइप से हमें जो है हमारी क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वांटिटी रहेगी, यानी कि मंथली सैलरी का हमारा रेंज क्या है, कितने महीने हम काम लेंगे उनसे, और उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, उसमें एनजीओ कितना लगाएगा, पब्लिक से हम कितना ले सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा पब्लिक कंट्रीब्यूशन इसमें मत दिखाइएगा। कई बार क्या होता है, संस्थाओं के पास अपने कुछ के पर्टिकुलर डोनर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आपका जो है फिजिकल असेट्स डोनर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो कई बार संस्था के पास होते हैं, तो वो जो पब्लिक असेट्स है, ठीक है, उसमें आप जो है कंट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पर्टिकुलर किसी डोनर से सैलरी, किराया वगैरह कुछ भी आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, हर महीने आ रहा था, तो उसको दिखाना जरूरी है, भाई इतना हमें मिलता है। तो उससे क्या फंडिंग एजेंसी या फंडिंग एजेंसी पर बर्डन नहीं बनता है ज्यादा। ऐसा उनको ना लगे कि भाई सब कुछ आप हमारे भरोसे बैठे हो, कि सर आप गिलास मतलब पानी की बोतल भी आप लेके आए तब मैं पानी पी के आपसे बात करूंगा, ऐसा मत कीजिए, है ना। बहुत सारी संस्थाएं हैं मुझसे कांटेक्ट करती है, सर हम कुछ सामाजिक काम करना चाहते हैं, कहीं से कुछ पैसा तो मिले पहले। अरे यार भैया कुछ शुरू तो करो, मतलब पहले पैसा चाहिए, काम आप बाद में सोचेंगे करना क्या है। ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसे चलाना है तो संस्था को बंद कर दीजिए। टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर। चलिए बात करते हैं अब आगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है हमारी, क्या क्या, ऑफिस रेंट हुआ, बिजली का बिल हुआ, है ना, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस हुए, मोबाइल के खर्चे होंगे भैया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस होंगे, ऑफिस में स्टेशनरी यूज होगी, कंप्यूटर सेट आएगा, प्रिंटर आएगा, आप रिपोर्ट कहाँ से छापेंगे, डीपीआर वगैरह, है ना, ऑडिट होगी आपकी, तो जाहिर सी बात है ऑडिटर को देना पड़ेगा। और ये सारे खर्चे मिलाने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लेकर चलते हैं। भाई 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो 10% हम डेप्रिसिएशन भी लेके चलना है। यानी कि ऑडिटर और अपॉइंट तक, यहाँ तक टैक्स और ऑडिट तक जो आपका अमाउंट बना है उसको जोड़ने के बाद उसका 10% डेप्रिसिएशन भी लेकर चलना होता है। अब उसके बाद इसका सब टोटल कर दिया। सब टोटल करने के बाद क्या है, अब जो पार्ट ए का सब टोटल था, पार्ट बी का जो सब टोटल था, और पार्ट सी का जो सब टोटल है, इन तीनों को हमें एक कर देना है। और तीनों को करने के बाद भाई हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकला, इसमें से एनजीओ का कितना है, पब्लिक से हम कितना ले चुके या लेंगे, और हमें फंडिंग एजेंसी से पर्टिकुलर कितना लेना है, ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करनी होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ध्यान रखिएगा, आप अलग से कुछ एविडेंस लगा सकते हैं। अगर आप पहले से उस प्रोजेक्ट में कुछ काम कर चुके हैं या पहले आपने कुछ किया हुआ, तो उसके रिलेटेड आप वहां पर जो है अब इस पेज के बाद आप जो है एविडेंस लगा सकते हैं। कोई रेफरेंस लेटर अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको इस कंप्लीट जानकारी को पहुंचाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें टाइप करनी होती हैं, उनको अरेंज करना होता है, मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो इतनी मेहनत अगर आपके लिए की है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। और कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे चैनल पर, उतना ही हमें जोश आता रहेगा, उतना ही हमारा मन जो है बढ़ता रहेगा आपको नई नई जानकारियां देने के लिए। तो प्लीज इतना आपका फर्ज बनता है, हमने अपने एंड पर अपना फर्ज पूरा किया, आपको अपने एंड पर अपना फर्ज पूरा करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमें क्या है, जितना भी हमने वर्क कर लिया, वो वर्क करने के बाद देखिए एक बेहतरीन जो है हमारे पास प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार होता है। देखिए मैं जो जो जानकारी मैंने आपको वहां दी, देखिए अब अगर मैं वर्ड फाइल में आपको दिखाऊं, तो ये जानकारी जब हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, इस प्रकार से हम उसको भर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चेक कीजिएगा यहाँ पर, ये हम लास्ट में देखिए यहाँ पर हम सब टोटल निकाल चुके हैं बजट का। ठीक है, अभी रेफरेंस लेटर की हमने कोई बात ही नहीं करी है। ये देखिए यहाँ पर हम 21 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 21 पेजों का हम एनजीओ का जो है बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो है उसको रिजेक्ट करने से पहले 6 बार जरूर सोचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे कि हम नई जानकारियां फिर से आपके लिए लेके आते रहे। तब और मिलते हैं अब नई किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।